हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले मैं बेसिक आइडिया देता हूँ आपको इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है यहाँ पे। तो इकोनॉमिक्स में जनरली क्या होता है कि स्केरसिटी होती है। मैं सीधा ही पॉइंट पे आता हूँ। सीधा स्केरसिटी की बात हम जब हम करते हैं तो स्केरसिटी का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्केरसिटी। ओके, तो आपको जब भी डेफिनेशन लिखती है, जब भी आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो स्केरसिटी जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर स्केरसिटी नहीं होती तो इकोनॉमिक्स होती ही नहीं। तो इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं हम? इकोनॉमिक्स में हम स्टडी ही यही करते हैं कि हाउ टू ऑप्टिमली यूटिलाइज द रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो जब आप स्केरसिटी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो स्केरसिटी की जब आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आपको लिखना है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ओके, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? रिसोर्सेज जो हैं आपके डिस्पोजल में, या जैसे आप फंड कह सकते हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ओके, ये सभी के लिए ये बात एप्लीकेबल होती है, चाहे डेवलप कंट्री हो जैसे अमेरिका, जर्मनी, यूके, जापान, जो भी है वहाँ पे भी रिसोर्सेज लिमिटेड, वहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ओके, नाइजीरिया, तो इन कंट्री में भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड एंड डिमांड्स या रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं, डिमांड्स। ओके, डिमांड्स आर अनलिमिटेड, या नीड्स भी आप कह सकते हैं। नीड्स डिमांड दोनों अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करूँगा। आप यहाँ सिंपल सिंपल शब्दों में बताऊँ मैं आपको कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड और जो है डिमांड्स आर अनलिमिटेड। और ऐसे भी आप लिख सकते हो कि डिमांड्स आर ग्रेटर देन रिसोर्सेज। ओके, तो देखिए ये पूरी कहानी ही यहीं से इकोनॉमिक्स की शुरू होती है कि डिमांड हमारे पास लिमिटेड अनलिमिटेड है एंड रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? तो हमें डिमांड को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन रिसोर्सेज का हम एफिशिएंटली यूज करें, ऑप्टिमली यूज करें। इसको आप इकोनोमाइजिंग भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज का जो हमें ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है ताकि गेन मैक्सिमम हो, तो हम उसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का स्टडी मैटर वही होता है कि ऑप्टिमली यूटिलाइजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, ओके, टू गेन मैक्सिमम। ओके, तो ये आगे फिर कंज्यूमर भी हो सकता है, कंज्यूमर यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने की बात करता है। ओके, और प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर आउटपुट को मैक्सिमाइज करना और कॉस्ट को मिनिमाइज करना, तभी उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स में जो है ये सेंट्रल प्रॉब्लम का हमारे पास जो इशू आता है, इसका एक तो हमारे पास रिसोर्सेज की स्केरसिटी है, कम है, और दूसरा इम्पोर्टेंट हमारे पास आ जाता है कि ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो पहली बात क्या आ गई? हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। दूसरी ये आ गई कि इन रिसोर्सेज के भी ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आती है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑल्टरनेटिव, मैंने बताया कि ऑल्टरनेट मतलब रिसोर्सेज को आप ऑल्टरनेट यूज़ में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक एक एकड़ लैंड है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब इस लैंड का यूटिलाइजेशन आप कहाँ कर सकते हैं? आप लैंड का यूटिलाइजेशन आप व्हीट प्रोडक्शन के लिए भी कर सकते हैं। ओके, अब इसी लैंड का यूटिलाइजेशन आप राइस के लिए कर सकते हैं। ओके, इसी लैंड का यूज आप जो है शुगर केन के लिए भी कर सकते हैं, गन्ना उगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये लैंड का जो पीस है, टुकड़ा है, हमारे पास तो लिमिटेड है, 1 हेक्टेयर या एकड़ जो भी आप ले लो। पर इसको देखिए अलग अलग यूजेज हम ले सकते हैं। इसमें व्हीट भी ग्रो कर सकते हैं। अगर हमें व्हीट ग्रो करना है, इफ़ यू वांट टू ग्रो व्हीट, देन आपको राइस और जो है शुगर केन का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये इनको आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे क्योंकि लिमिटेड यूज़ है। तो यहाँ पे आपने व्हीट प्रोड्यूस कर दी, तो अगली दूसरी जो भी दूसरी जो दो क्रॉप्स हैं, इनको आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे।
तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, और दूसरा इन रिसोर्सेज को हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव यूजेज में ला सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे अब मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि इकोनॉमिक्स में क्या आप जो है यहाँ पे स्टडी करोगे। ओके, तो आगे देखते हैं कि अब इकोनॉमिक्स में इन इकोनॉमिक्स we study the optimal or efficient utilization of limited resources। तो यहाँ पे देखिए दो बातें आपके सामने आ रही है। पहला है कि हमें रिसोर्सेज का बिल्कुल ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है। दूसरा, ये रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रही है, इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी द ऑप्टिमल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू गेन मैक्सिमम। ओके, टू गेन मैक्सिमम, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पास गेन हो जाए, आउटकम आ जाए। तो जैसे आप कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर क्या कोशिश करता है, अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। ओके, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। ओके, और उसी तरह आप प्रोड्यूसर की बात करो तो प्रोड्यूसर क्या कोशिश करता है, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट तभी मैक्सिमाइज होगा जब रेवेन्यू मैक्सिमम होगा और कॉस्ट कम होगी। ओके, तो ये सिंपल चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरह से जो इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम सेंट्रल प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। ओके, अब आगे डिफरेंट, अब हल्का सा आइडिया मैं आपको दे लेता हूँ कि ये माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या मेजर डिफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखता हूँ। माइक्रो देखिए, आपको देखने से ही पता लग रहा है यहाँ पे कि माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो जो है वो माइक्रो का विगर रूप होता है, एक लार्जर टर्म्स के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ मेन पॉइंट दूंगा और दोनों के बीच में जो है डिफरेंस बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, हम क्या करते हैं, ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल। ओके, क्या करती है ये, स्टडीज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल, तो देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का आपको पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनका जो है मैक्सिमम जो और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है। तो उसको हम जो एक माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे करना है। जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर की हम बात कर लें। ओके, इंडिविजुअल कंज्यूमर के पास स्पेंडिंग के लिए लिमिटेड फंड होता है, तो उसको मैक्सिमम यूटिलिटी चाहिए। उसी तरह इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करते हैं। ओके, तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर भी क्या करेगा, वो मैक्सिमम, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ऑफ फार्मर जो मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे ताकि प्रॉफिट को हम इंक्रीज़ कर पाएँ, कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर पाएँ। ओके, और मैक्रो में क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एज फॉल। ओके, स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल। जैसे इंडिया, तो पूरे इंडिया की क्या समस्या है, जैसे पूरे इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, पूरे इंडिया का आउटपुट लेवल क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमी, पूरे इंडिया का इन्फ्लेशन लेवल क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमी पे क्या, हम पूरा इंटायर इकोनॉमिक सिस्टम, पूरे जो है कंट्री की पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडिविजुअल नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल यूनिट से बन के ही पूरा इकोनॉमी बनता है। तो हम मैक्रो में वो पूरा इकोनॉमी की बात करेंगे। ओके, तो आगे आप देखिए कि फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम जो है जैसे आउटपुट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन फॉर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स, इसमें क्या डिसाइड करते हैं, आउटपुट एंड प्राइस फॉर
इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, तो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा किसी इंडिविजुअल फॉर्म का, उसका आउटपुट कितना करना है और उसका प्राइस कितना होना चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो डिसाइड करेंगे माइक्रो में। और मैक्रो में क्या करेंगे, जनरल प्राइस लेवल है, एम्प्लॉयमेंट लेवल। पूरी इकोनॉमी में क्या है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, इसमें ये स्टडी करेंगे। जनरल प्राइस लेवल पूरी इकोनॉमी में क्या है, एंड एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है पूरी इकोनॉमी में, उसको हम जो है स्टडी करेंगे। अभी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाओगे तो वहाँ देखोगे किस तरह पूरी इकोनॉमी में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, प्राइस लेवल क्या है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसी तरह माइक्रो में जाएंगे तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। ओके, जैसे कोई फर्म जो है पर्टिकुलर कोई मशीनरी क्रिएट कर रही है, तो उस मशीनरी की कितना प्राइस होना चाहिए, ओके, कितना आउटपुट होना चाहिए, वो इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे। और जो जनरल प्राइस लेवल क्या होना चाहिए इकोनॉमी में, ओके, एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है, वो सारी हम मैक्रो में बात करेंगे। अब धीरे धीरे माइक्रो मैक्रो दोनों में डेवलपमेंट हुआ है। अब जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है वो माइक्रो की हेल्प से जो है वो डिटरमाइन होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। वो जनरली वो हायर क्लासेस में इसका यूज होता है। ओके, अब आते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है। ओके, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे अब। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल, ये किसी भी तरह की इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। ठीक है, तो अब हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। तो पहली क्या आ गई, देखिए 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी में हम फेस करते हैं। ओके, तो पहला हमारे पास क्या आ जाता है, पहली सेंट्रल प्रॉब्लम आ जाती है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमें प्रोड्यूस क्या करना है। ठीक है, सेकंड आ जाता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब किस तरह से प्रोड्यूस करना। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कि हमें प्रोडक्शन में, जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें ज़्यादा लेबर यूज करनी चाहिए या कैपिटल यूज करनी चाहिए। अगर कैपिटल ज़्यादा यूज करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, पर वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, क्योंकि अगर लेबर ज़्यादा है तो हम उस टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। ओके, और थर्ड जो हमारे पास आ जाता है, थर्ड को हम कहते हैं कि होम टू प्रोड्यूस, जो प्रोडक्शन हो गया वो किसको मिलना चाहिए, किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है, होम टू प्रोड्यूस। ओके, तो ये थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास आ गई। तो पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड होम टू प्रोड्यूस, किसको मिलना चाहिए ये प्रोडक्शन। ओके, तो 1 बाई 1 करके डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। ओके, अब व्हाट टू प्रोड्यूस में आप देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि व्हाट गुड्स एंड सर्विस टू बी प्रोड्यूस, हमें कौन सी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करनी है। व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, कौन सी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज है जिनको हमें प्रोड्यूस करना है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम सभी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमें ज़्यादा जो है, हमें डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस की मशीनरी ज़्यादा प्रोडक्शन करना है हमें, या फिर हमें जो है कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा जो है प्रोडक्शन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का प्रोड्यूस करना है। ओके, तो यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पे देखिए कि ये तो डिसाइड हो गया कि कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है। अब देखिए कंज्यूमर गुड्स क्या है, आपका कंजम्पशन बढ़ाएगी, वेलफेयर बढ़ाएगी, पर कैपिटल गुड्स क्या करती है, वो फ्यूचर में आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाती है। जितनी ज़्यादा किसी कंट्री में कैपिटल होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, मशीनरी होगी। मशीनरी एक तरह का कैपिटल गुड है, क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगी और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छा साइन होगा। पर अगर कंज्यूमर गुड्स में अभी तो आपका वेलफेयर और आपकी जो है वेलबींग बढ़ जाएगी, पर फ्यूचर में कम हो जाएगी, क्योंकि कम कैपिटल गुड होगी। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि कैपिटल गुड्स भी और कंज्यूमर गुड्स दोनों को हम इंक्रीज ही करते जाएं।
तो थर्ड मेन पॉइंट आ गया कि हमें है कि इन व्हाट क्वांटिटीज़, हमें कितनी क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना है, ओके, और कितनी में कैपिटल गुड्स को करना है। तो इसको कह रहे हैं कि व्हाट क्वांटिटीज़, ओके ओके, व्हाट क्वांटिटीज़ जो है हमें इन किन क्वांटिटीज़ में इनको प्रोड्यूस करना है, किन क्वांटिटी में हमें कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना है और किन में कैपिटल गुड्स को करना है। जो मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल गुड्स का क्या काम होता है, कंज्यूमर गुड्स का क्या काम होता है। तो मेनली हमने ये 3 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए कि व्हाट गुड्स एंड सर्विस टू बी प्रोड्यूस, हमें कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, ओके। फिर जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सी गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि इनकी क्वांटिटीज़ क्या होनी चाहिए। जो हमें प्रोड्यूस करनी है उनको हम अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं प्रोड्यूस कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देखिए आपको हर जगह यहाँ पे इतना लिखना पड़ेगा, रिसोर्सेज लिमिटेड है किसी भी इकोनॉमी में, ओके, चाहे वो डेवलप हो या अंडर डेवलप हो, हर इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देखें तो वहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब ये दूसरा पॉइंट मेरे पास आ जाता है कि हाउ टू प्रोड्यूस। देखो हाउ टू प्रोड्यूस ये चीज़ बताती है कि जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन होती है वो लिमिटेड है, सॉरी लिमिटेड नहीं है, 2 पार्ट में डिवाइड की जाती है। एक तो हम कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब कि लेबर की कंपैरिजन में आप ज़्यादा कैपिटल का यूज कर रहे हो, ओके, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। और लेबर इंटेंसिव का मतलब कि आप जो है लेबर का ज़्यादा यूज कर रहे हैं देन दी कैपिटल, ओके। जब आप कैपिटल का ज़्यादा यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जब आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करते हैं तो प्रोडक्शन आपका इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि कैपिटल ही ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा आप यूज करोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर आप कैपिटल के साथ जाओगे तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है क्योंकि आप कैपिटल ज़्यादा यूज कर रहे हैं, लेबर कम कर रहे हैं। जैसे इंडिया जैसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा कैपिटल के साथ नहीं जा सकते, ओके। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है कि हमें किस तरह की टेक्निक के साथ जाना है। तो कैपिटल इंटेंसिव मीन मोर कैपिटल यूज देन द लेबर, ओके। यहाँ तक भी हो गया। दोनों टेक्निक्स में से हमें एक को सिलेक्ट करना है, जो भी अच्छी होगी हम उसका यूज करेंगे हमारी कंट्री के हिसाब से। अब ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, पर ये डिसीज़न जो है हर इकोनॉमिक सिस्टम में अलग अलग से लिए जाते हैं, ओके। आगे देखिए थर्ड पॉइंट में मैं यहाँ पे जाता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस। अब हमें आउटपुट किसके लिए करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमें 2 चीज़ें सामने आती है। एक तो फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ओके। इस पहला क्या जाती है, फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको कितना कितना शेयर मिलना चाहिए। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आ जाते हैं आपके पास, जैसे आपके पास लेबर आ गया, ओके, लेबर आ गया, आपके पास कैपिटल आ गया, ओके, आपके पास लैंड आ गया, और ये एंटरप्रेन्योरशिप आ गया, ठीक है। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनको किस हिसाब से जो है इनका जो है रीमनरेशन मिलना चाहिए, इनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे होम टू प्रोड्यूस मतलब इन फैक्टर को जो भी इनकम मिलेगी उसी हिसाब से ये स्पेंडिंग करेंगे। आगे इंटरपर्सनल जो है सब इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम कैसा होना चाहिए कि सोसाइटी में लोगों के बीच में इनइक्वालिटी कम हो, तो इसलिए सोसाइटी में जो सभी सेक्शंस में सभी लोगों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए, ओके। तो ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए पहले पॉइंट में तो हमने जो डिस्कस किया ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, तो उनको क्या क्या इनकम मिलनी चाहिए वो प्रॉब्लम थी। दूसरी ये बता रहा है कि सोसाइटी में हमें ये भी देखना होता है कि जो सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उन्हीं को सारा पैसा वेल्थ उनको मिल रहा है, तो ये पॉइंट भी देखना होता है। किसी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है
कि जो दूसरा सर्टन सेक्शन है, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको भी जो है एक जीडीपी का एक पार्ट मिलना चाहिए, उनकी इनकम भी बढ़नी चाहिए। तो ये चीज़ भी, ये प्रॉब्लम आती है। अब ये देखिए कि ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम आई वो हर इकोनॉमिक सिस्टम में इनको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे मार्केट इकोनॉमी, ओके, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या मिक्स इकोनॉमी, तो उन चीज़ों में अलग अलग तरीके से इनको सॉल्व किया जाएगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।